हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज सीटेड रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट्स ईवीएस पेडागोगी को एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम आगे डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में है कि आकलन में सफलता प्राप्त करना। 2 कह रहा है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तीसरा कह रहा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। और चौथा कह रहा है सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर जो है आकलन में सफलता ये तो नहीं होगा, क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं इससे अच्छा जो ऑप्शन मिल जाए। विज्ञान की आधारभूत संकल्पना को समझना ये भी नहीं होगा। सीखने वाले को प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन 4 है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सीखता है उसको प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना प्राथमिक स्तर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जिसका आंसर हो जाएगा चौथा, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को दैनिक जीवन से जोड़ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है गणनाएं और अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो फ्रेंड्स, मानचित्रांकन सिखाने से उसका किस कौशल का बढ़ावा मिलता है, गणना अनुमान ये नहीं होगा। इसमें कह रहा है सबसे बेस्ट सीटेट ऐसा है जो कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से लगेगा कि चारों ऑप्शन तो मिलता जुलता है, हम किस में लगाएं, थोड़ा सा मिस करोगे आंसर गलत, क्योंकि सब तो उसमें मिलता जुलता रहेगा। तो उसमें हमको सेलेक्ट करना है कि जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे बेस्ट होगा उसी को हमको सेलेक्ट करना है। तो आगे देखते हैं। साफ सुथरा रेखांकन नहीं, ये इतना छोटा सोच तो नहीं हो सकता है, ये कौशल नहीं होगा। माप के अनुसार चित्रण करना ये भी कौशल नहीं होगा। चौथा नंबर कह रहा है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि उसको सापेक्ष स्थिति का भी ज्ञान होगा और दिशाबोध की भी जानकारी मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मतलब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबको अनुपालन करना है, लेकिन कोई एक इसमें है जिसको छोड़ करके, मतलब निगेटिव, इस पर ध्यान देना है। नहीं, हाँ या सबसे उपयुक्त, सर्वाधिक, ये सब क्वेश्चन को ध्यान देना है। पहला कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। दूसरा कह रहा है सरल से कठिन की ओर। तीसरा कह रहा है स्थानीय से वैश्विक। चौथा कह रहा है अमूर्त से मूर्त की ओर। अब है आपको ऑप्शन चुनना कि ऑप्शन नंबर 1 में है
कि केवल डी। ऑप्शन नंबर 2 में है कि केवल बी। ऑप्शन नंबर 3 है केवल ए और बी। और ऑप्शन नंबर 4 है बी और सी। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। ए में कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर, तो मूर्त से अमूर्त की ओर तो होगा। मूर्त मतलब प्रत्यक्ष, अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर तो होगा। सरल से कठिन की ओर, ये भी हो जाएगा। स्थानीय से वैश्विक, नहीं ये नहीं होगा। अमूर्त से मूर्त की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर कैसे होगा, ये नहीं होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे स्थानीय से वैश्विक हो जाएगा। स्थानीय से वैश्विक, क्योंकि पहले छोटा देखना और फिर बड़ा, तो स्थानीय से वैश्विक होगा और सरल से कठिन होगा। तो इसमें देखते हैं ए बी सी तीनों कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो देखेंगे बी सी किस में है, बी सी 4 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कि कह रहा है कि जो सभी सामान्य उपागम है, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तथा स्थानीय से वैश्विक, ये सब का पालन किया जाना चाहिए, न कि अमूर्त से मूर्त की ओर। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसको शॉर्टकट में एनसीएफ बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 में प्रोफेसर एस्पाल की अध्यक्षता में किया गया था। इसका कार्यकारिणी 2004 में और उसको लागू किया गया 2005 में। तो इसके अनुसार क्या कहा गया है, पुस्तकों की संस्तुति नहीं की, तो सबसे उसका कारण क्या है उपयुक्त। पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षा के लिए है। दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। चौथा कह रहा है कि संदर्भ युक्त अध्ययन परिवेश प्रदान करना चाहिए। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 ही हमको लग रहा है कि सबसे बेस्ट है, कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, इसलिए कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्य पुस्तक का संस्तुति नहीं किया। क्योंकि उससे पहले जो होता है परिवार और समाज लोगों के बीच रह कर के बच्चा थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और उसके आगे की कक्षा से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक को उसको पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम का भार करना कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1-2 शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, बिल्कुल गलत बात है। पढ़ना लिखना जानते हैं क्यों नहीं है, तो फिर नहीं जानते हैं तो 1-2 कैसे किए हैं। संदर्भ युक्त अध्ययन परिवेश प्रदान करना, ये भी नहीं होगा, जिसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या कह रहा है, कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। अब ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दें। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों को चित्रों वाले फ्लैश कार्ड बनाएं, दिखाएं। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो इसमें कह रहा है कि देश के भोजन के बारे में, सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानना है, तो इसमें देख रहे हैं कि फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। फ्लैश कार्ड से बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं सीखेगा। तीसरा कह रहा है कि उनसे पूछे कि क्या खाया और चर्चा करें। इससे भी बहुत हद तक नहीं संभव हो पाएगा कि सांस्कृतिक विविधता को जान पाएँ।
विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन में सूचना एकत्र करें, तो फिर देश के बारे में कहाँ जानेगा, वो तो परिवार के बारे में ही जान करके रह जाएगा। तो अब कक्षा क्या है, 4 है, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे। प्रोजेक्ट बनाने देगा, अगर टीचर देंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो खुद बहुत जगह से सर्च कर करके विद्यार्थी उसको एकत्र करेगा, फिर उस पर प्रोजेक्ट बनाएगा, जो कि उसको मेमोरी में रहेगा, क्योंकि जो खुद किया हुआ रहता है काम उसको याद रखना मुश्किल नहीं, बहुत इजी हो जाता है। तो कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ाने के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों को अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी हासिल करें और उससे संबंधित विषय का प्रोजेक्ट बनाने के लिए देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है। तो देखेंगे आगे कि इसका कारण क्या है। ऑप्शन 1 कह रहा है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते हैं। तीसरा देखते हैं, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, 2 नेत्र होते हैं, तो फिर गर्दन अत्यधिक हिलाने का इसका क्या तात्पर्य है, 2 तो सभी को होता है। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं इसलिए और वे घूम नहीं सकते हैं, इसका यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो पक्षी होता है, अधिकांश पक्षी का जो आँख की पुतली होती है वो स्थिर होती है और वो घूम नहीं सकते, इसलिए पक्षी अपना गर्दन ही घुमा करके इधर उधर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ऑप्शन 1 कह रहा है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, 2 कह रहा है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, 3 कह रहा है कि बंजर हो जाएगी और 4 कह रहा है कि अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो यहाँ देना क्या है कि कीटनाशक और उर्वरक का बार बार उपयोग कर रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है और धान की फसल बार बार उगा रहा है, तो क्या जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, नहीं, कभी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, नहीं, धान के लिए भी उपयोगी नहीं रहेगी। और तीसरा देखिए बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखेंगे बंजर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर बार बार एक ही फसल को एक खेत में उगाया जा रहा है, उसमें उर्वरक भी ज़्यादा दिया जा रहा है, कीटनाशक का भी उपयोग ज़्यादा दिया जा रहा है, तो अगर बार बार एक ही फसल को हम खेतों में उपजाएंगे तो उसकी उर्वरता जो है ख़त्म हो जाती है। अब जब उर्वरता खत्म हो जाएगी तो उसकी मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन नेसेसरी है कि आएंगे ही सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन। तो इसके लिए आप मानचित्र ले लें एक छोटा सा और उसमें एक बार देख लें, 1 घंटे का टाइम दें, उतने में पता चल जाएगा कि किधर से किधर जाना है और कौन दिशा में कौन सा स्टेट है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण दिशा में, नहीं, पश्चिम दिशा में है नहीं, पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में,
नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। देखिए यही हो जाएगा, क्योंकि भोपाल दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है और पहले दिल्ली से हो जाएगा भोपाल, तो पहले वो दक्षिण जाएगा और फिर रांची जाएगा, तो रांची जाएगा तो फिर उसको पूर्व जाना पड़ेगा। दिल्ली से भोपाल जाना है तो उसे दक्षिण दिशा में जाना होगा, और भोपाल से रांची जाना है तो उसे पूर्व दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल से रांची पूर्व दिशा में है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे जहरीले होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं। तो देखिए वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। नहीं, छिपकली रह सकता है जल में, गौरैया जल में रह सकता है। कट गया, ये कट गया। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। सांप का तो ढका हुआ रहता है, गौरैया का ढका रहता है क्या? नहीं, तो ये भी कट गया। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए। वे जहरीले होते हैं, तो छिपकली जहरीला होता है, सांप जहरीला होता है, लेकिन सभी तो जहरीला नहीं होता है। चलो मान भी लेते हैं जहरीले होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट है कि वे अंडे देते हैं। छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ जो है वो सभी अंडे देते हैं, और अंडा देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? अंडयुज। और जो बच्चा देता है उसको क्या कहते हैं? जरायुज। अंडा देने वाला को अंडयुज और जो बच्चा देता है उसे जरायुज। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा कि ये सभी जो है अंडे देते हैं। इसमें मुख्य विशेषता यही है कि ये सभी अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 कह रहा है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन 2 कह रहा है सीखने की विविधता की पूर्ति करना। ऑप्शन 3 कह रहा है पाठों को आनंददायक बनाना। ऑप्शन 4 कह रहा है कि भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के लिए इस कहानी का और कविता को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका है कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगर संदर्भगत वातावरण प्रदान करेंगे तो क्या होगा? अध्ययन उपयोगी होगा और फिर उद्देश्यपूर्ण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? ऑप्शन 1 कह रहा है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। 2 कह रहा है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए। तीसरा कह रहा है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। चौथा कह रहा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उस उपयुक्त लिखित परीक्षा का आयोजन करने से क्या जलाभाव के बारे में वो प्रभाव तरीके से आंक सकेगी। जल संरक्षण के नारे के लिए कह करके क्या हो जाएगा? नारा लगा देने से उसका जो परिस्थिति है उसका आकलन कर पाएगी। तीसरा करा यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। फ्रेंड्स देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा कि यह पता करना कि जल वो अपने दैनिक जीवन में कैसे बचत किया। प्राथमिक स्तर के बच्चों को
इसका हो जाएगा कि जैसे कि 3 है तो सबसे इसके लिए बच्चों का पहले आकलन करेंगे, उसको दुरुपयोग करने से आने वाली परेशानी समस्या के बारे में बताना होगा ताकि दैनिक जीवन में जल की बचत करना प्रारंभ करें। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? ऑप्शन 1 कह रहा है जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा कह रहा है कि क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तीसरा कह रहा है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। और चौथा यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो हमको करना है शैक्षिक अवलोकन यात्रा, तो सिर्फ अनुशासित रहे और शांतिपूर्वक अवलोकन करने से हो जाएगा, फिर कुछ सीखेगा ही नहीं वहाँ। पहला कह रहा है जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को करना, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है स्मरण करना, तीसरा है न्याय और समानता के प्रति चिंता करना और चौथा है सहयोग करना। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए कह रहा है कि संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो प्रश्न पूछना ये भी एक्टिविटी के आधार पर आता है, सहयोग करना ये भी है सही, न्याय और समानता के प्रति चिंता ये भी सही है। तो स्मरण करना जो है ये सबसे उपयुक्त नहीं है। अब देखेंगे आज का, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो लास्ट क्वेश्चन। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है नारियल, पालक, बंद गोभी, सरसों। तो फ्रेंड्स सरसों जो है इसका पत्ता को सब्जी में उपयोग किया जाता है और जब बड़ा हो जाता है तो इसके बीज को तेल में प्रयोग किया जाता है। चलिए थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करें, अपने सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।